चंद्रमा नवम भाव में। काशीनाथ जी कहते हैं कि जिसके भी नवम भाव में चंद्रमा हो, मनुष्य सुंदर, स्वधर्म परायण, निरोग, सज्जनों में मान्य और निष्पाप होता है। भावानुसार हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की, और तुला लगन में चंद्रमा दशमेश होते। दशमेश जब कर्म स्थान का स्वामी आपके भाग्य स्थान में विराजित हो, तो उसके लिए होरा पाराशर आपको कहती है कि जब दशमेश अगर नवम भाव में हो तो जातक राजवंश से होकर राजा बनता है। निम्न वर्ग में भी अगर ऐसा जातक पैदा हो तो भी राजा के समान सुखी होता है, धनी और संतान सुख से परिपूर्ण होता है। ये सब बातें जो पुस्तकों में लिखी है, जब स्टार्टिंग में या शुरुआत बेस पे जब हम लोग किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके लिए सबसे उत्तम पुस्तक है आपके बृहत होरा पाराशर शास्त्र, फलदीपिका, चमत्कार चिंतामणि। इन सबको जब आप पढ़ते हैं तो एक प्रिलिमिनरी नॉलेज जो आपको होना चाहिए, और उसको आप कितनी गहराई तक समझते हैं, या आप हर जातक के या हर उस ज्योतिष के खुद के अपने विवेक और ज्ञान के ऊपर निर्भर है। ज्योतिष शास्त्र कभी भी आपको पुस्तकों में लिखी हुई बात अक्षरश मानने के लिए बाध्य नहीं करता है, क्योंकि शुरुआत में जब आप प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं इन शास्त्रों को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और बहुत बार ये बात हमने बोली है कि जो फलादेश कर रहा है उसका अपना चरित्र कैसा है, अपना उसका चाल चलन कैसा है, वो ज्योतिष या वेदों को या सामने वाले को जिसका भी वो फलादेश कर रहा है, उन सबको कौन सी नज़र से, कौन सी दृष्टि से देखता है, उसका खुद का हाव भाव कैसा है, किस तरह का उसका अपने साथ व्यवहार है, दूसरों के साथ नहीं। जैसे हम अपने आप को कितना समझते हैं, उसी अनुसार हम ज्योतिष को समझेंगे। बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, और ज्ञान तो अथाह है। आप जितना अपने ऊपर रिसर्च करेंगे, जितना अपने अंदर उसका गहन अध्ययन करेंगे, एक तो आप पुस्तकों से पढ़ते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में कोई डिप्लोमा लेते हैं, चाहे कोई भी तरह का डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग का हो, आईआईटी का हो, सीएसीएस का हो, अकाउंटिंग का हो, उसमें हर देश के कानून के अनुसार कुछ चीज़ें या बहुत कुछ चीज़ें फिक्स है। वहाँ पर विवेक केवल इतना काम करता है कि उसके अंदर आप उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, आप कौन सी धारा को या कौन सी चीज़ों को कहाँ पर लगाते हैं। लेकिन जो नियम कानून बने हुए हैं वो फिक्स है, उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिष में नियम कानून केवल इतने हैं कि आप अपने ऊपर किस तरह से ज्योतिष को अप्लाई करते हैं, उसी अनुसार आप दूसरे को देखेंगे। जिसका भी आप फलादेश कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास कितनी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार आप फलादेश करेंगे। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, न कोई चेहरा देखने का पता चलता है, न जातक का ये पता चलता है कि वो किस तरह के कर्म कर रहा है, और हम लोग लगे पड़े हैं उसका फलादेश बताने के लिए। फीस का भी अपना एक अलग महत्व है, जो 100 से लेके आगे की कोई सीमा हमको पता नहीं है, क्योंकि फेसबुक में बहुत बार देखते हैं ये सब। ज्योतिष आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, आपको प्रेरणा देता है, आपको ये बताता है कि ये जितने भी ग्रह हैं जिसके द्वारा आप फलित पोषित और भाग्य आपका बनता है या बिगड़ता है, और उन्हीं के प्रभाव में रह के आप कर्म और कुकर्म करते हैं, और उन्हीं को आप बैंक बैलेंस मानो, उसी की वजह से आपका आवागमन होते रहता है। चंद्रमा जहां भी बैठता है लग्न अनुसार, वो जिस भी भाव का स्वामी है, वो जहां भी बैठेगा वो आपका चंद्र लगन बन जाएगा। अब भाग्यशाली तो आप ऐसे ही होगे क्योंकि आपका दशमेश नवम में बैठा है। लेकिन क्या पूर्ण भाग्यशाली इसको बोल सकते हैं?
अगर आप बाकी वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते हैं या बाकी चैप्टर का नवमांश में कैसे देखा जाता है, उसी होरा पाराशर में दशा महादशा में कैसे समझना चाहिए, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार कैसे देखना चाहिए। आपके दशमेश से द्वादश होते हैं। अब आप बोलिए, आप भाग्य का क्या समझेंगे इसके बारे में कि जब भी दशमेश अपने स्थान से द्वादश बैठता है तो सबसे पहले तो आपको अपने घर से दूर प्रोग्रेस, जिसको आजकल तो अलग लेवल पे उसको राजयोग बोला जाता है कि आप विदेशों से धन कमाएंगे या विदेश में जाके बसेंगे या आपका कार्य क्षेत्र मतलब अपने देश की सीमाएं तोड़ के बाहर तक होगा। आप एम्बेसडर वगैरह भी बन सकते हैं। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं जिनका अपने बॉर्डर को लांग के बार बार आपको विदेशों में जाना आना पड़ता हो। आपका फ्रेंड सर्कल या आपका रिलेशन अपने जन्म स्थान से बहुत दूर दूर तक हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने जन्म स्थान को भूल ही जाए, आपका आना ही संभव नहीं हो, ये भी हो सकता है। चंद्रमा नवम स्थान में आपको धार्मिक बनाता है, धर्म के प्रति रुझान देता है, माता पिता के प्रति आदर और सम्मान देता है। लेकिन साथ में ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप तुला लगन के स्वामी हैं और तुला लगन में आपका चंद्रमा नवम में जब बैठेगा तो वो मिथुन राशि पे बैठेगा, द्विस्वभाव राशि। आप अपने निर्णय पे अडिग रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप सुबह में कुछ बोलेंगे और शाम को बोलेंगे ये नहीं करना है। अब उसको कैसे रोके? उसको रोकने के बहुत से तरीके हैं। बाकी ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए कि स्थिर राशि में कितने ग्रह बैठे हैं, चर राशि में कितने हैं, द्विस्वभाव राशि में कितने ग्रह बैठे हैं, उसी अनुसार आपकी दिनचर्या चलेगी। लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हर जन्म कुंडली में। जितनी भी नेगेटिविटी जो आती है वो चंद्रमा की वजह से आती है, जितनी पॉजिटिविटी आती है वो आपके चंद्रमा की वजह से आती है। और कोई कारणवश चंद्रमा आपका कमजोर है तो फिर आत्मबली होता है इंसान, उसका सूर्य जरूर कहीं ना कहीं से आपको बल दे रहा होगा। तो ऐसे इंसान भावुक हो सकते हैं लेकिन दिखते नहीं है। जिनका भी विल पावर आपको स्ट्रांग मिलेगा और जन्म कुंडली में आपको चंद्रमा वीक दिखे तो आप समझ आना इसका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा आदमी अर्ली मॉर्निंग उठता है, ऐसा आदमी अपनी बातों के ऊपर डटा रहता है, जो बोलता है उसको स्वीकार भी करता है, जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है। लेकिन जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, जो बोलता है उसको स्वीकार करे, ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी स्थान परिवर्तन करने वाला है। उसी अनुसार ये अपने भावों को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को निरंतर परिवर्तन करते रहेंगे। एक शब्द पे, एक वाक्य पे, वचन पे टिकना संभव नहीं है। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार ये तुरंत अपने निर्णय को चेंज करके और इनके लिए जो फायदेमंद हो वो निर्णय कर लेंगे। लेकिन धार्मिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का बुरा नहीं करेगा, धर्म के प्रति आदर रखेगा, अपने धर्म के प्रति भी और दूसरे के धर्म के प्रति भी। उस धर्म के विषय में भी कुछ गलत सलत बयानबाजी नहीं करेगा। अब बाकी ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करता है चंद्रमा के ऊपर, या चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने वाला ग्रह अगर कोई जन्म कुंडली में होता है तो वो चंद्रमा है। उसके बाद में नंबर आता है बुध का। आप ओवरऑल अपनी कुंडली उठा के देखो, बहुत कुछ जीवन में, और अगर आप डीपली बच्चों के साथ या 15-20 साल तक की उम्र वालों के साथ अगर आप इंटरेक्ट करो, उनके साथ वार्तालाप करो, उनके मनोभावों को समझो, तो पूरी तरह चंद्रमा और बुध से डिपेंड मिलेगा आपको। लेकिन जो उस उम्र में स्थिर मिलेगा, जिसका आगे का प्लानिंग सिक्योर है, वो पूरी तरह अपने टारगेट पे डटा हुआ है कि हमको ये करना है और वो करने के लिए हमको इस एजुकेशन को या इस वर्क को करना पड़ेगा, तब हम उसको अचीव कर सकेगा। ऐसे आदमी सूर्य या शनि या गुरु से प्रभावित होते हैं और उनकी महादशा या दशा
समय से पहले या बचपन में या जवानी में पहले ही आ चुकी होती। चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा का योग कारक होना, दशमेश होना, नवम में प्लेस होना आपको भोगों में रुचि देता है। आप धार्मिक होंगे लेकिन भोगी होंगे। आप धन जोड़ेंगे लेकिन उस धन को खर्चा भी करेंगे, अथवा संपत्ति बनाएंगे लेकिन संपत्ति का भोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है केवल जोड़ेंगे, नहीं, उसका उपयोग भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे, अपनों के लिए भी करेंगे और धर्म और समाज के लिए भी करेंगे। नवम का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अब वो चंद्रमा अगर कंट्रोल में नहीं है, अगर भोगों में रुचि ज्यादा दे रहा है, तो फिर आपको सोच समझ के अपने ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको मिला क्या है और आप कर क्या रहे हैं। वर्तमान की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि भगवान देता कुछ और है और हम लोग अपने कर्मों को कुछ इस तरह से डिवाइड या इस तरह से अपनी यात्रा को संपन्न करने लग जाते हैं कि मिल कुछ और ही रहा है। बहुत सी चीजें हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अच्छा होने की निशानी सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगी कि आपका शरीर या स्किन या आपका फेस ग्लो करेगा। आपके शरीर में, मनोभावों में पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी। आप किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, अपना आपा नहीं खोएंगे। मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, जिसका चंद्रमा पॉजिटिव होता है। लेकिन चंद्रमा भी पॉजिटिव हो और सूर्य भी थोड़ा बली हो तो फिर मृदु होगा लेकिन दबंग होगा। मतलब आंखों में कुछ अलग सी रोशनी या अलग सा तेज भी होगा, वाणी मधुर भी होगी, दोनों बातें। और ऐसा आदमी टिका रहता है अपनी बात पे। नवम स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपके तीसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। यह आपके परिवार के, भाई बहन के, आपके पराक्रम के लिए, आपकी अपनी विल पावर के लिए आपको निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहेगा। भाई बहनों का साथ मिलेगा, हर चीज को अपने बाहुबल के द्वारा अर्जित करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ विशेष पावर दृष्टि का तीसरे स्थान में आप ये सोचे कि सब कुछ दिलवा देगा, चंद्रमा नहीं दिलवाता। तीसरे स्थान में आपको पावरफुल ग्रह चाहिए, वो भी क्रूर या पापी। वो होने से भाई बहनों में कितनी आपकी कंटिन्यूटी आपके साथ रहेगी वो एक अलग मैटर करता है। लेकिन आपके बल में, आपके पराक्रम में, आपके विल पावर में कभी कमी नहीं आती। क्रूर या पापी ग्रह अगर तीसरे स्थान में है तो राहु को बहुत जबरदस्त योग कारक माना जाता है। बुध भी अच्छा होता है, सूर्य तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सब बातें जब जन्म कुंडली का संपूर्ण जब आप अध्ययन करेंगे और खासकर चंद्रमा के विषय में हम नहीं समझते कि शायद कोई आज तक चंद्रमा को समझ सका है। हम उसमें सबके साथ अपने आप को भी सम्मिलित करते कि चंद्रमा को समझना इतना आसान नहीं है। आप किसी के मन को समझ सकते हैं या आप अपने ही मन को समझ सकते हैं। अभी हम आपके पास वीडियो बना रहे हैं, हमारे मन में क्या क्या चल रहा है कोई बता सकता है? हम खुद भी नहीं बता सकते, क्योंकि मन के भाव एक सेकंड से ज्यादा स्थिर नहीं होते। और जिसके स्थिर होते हैं, या तो चंद्रमा स्थिर राशि में है, या वो अपनी दिनचर्या के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा कुछ इस तरह का जीवन उसने जिया है, कुछ इस तरह की यात्रा वो संपन्न करने निकल पड़ा है कि वो अपने मन को स्थिर कर सकता है। चंद्रमा अच्छा नहीं है। द्विस्वभाव राशि में मन को स्थिर रखना है, आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान करना पड़ेगा। एक जगह में शरीर का बिना कोई अंग ढुलाए आपको कुछ समय बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब स्थिरता आएगी। बाकी योग क्रिया बहुत है, वो अच्छे योग गुरु के द्वारा, कोई संत महात्मा के द्वारा, जो कि चंद्रमा नवम में है, तो आपको गाइड जरूर मिल सकती है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।